कृषि कानून पारित किए हैं, जिसको उसका दावा है कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी, इसके बावजूद कुछ किसान क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? क्या शंकाएं आशंकाएं उनके मन में है? राकेश जी, सरकार ने जो 3 कानून पार्लियामेंट से पास हो गए हैं और उससे पहले अध्यादेश लेके आई थी और उस पे पूरे देश का किसान आंदोलित है, उसमें कुछ समझने की जरूरत है। असल क्या है कि ये जो कानून सरकार लेके आई है, उदारीकरण के बाद से ही, यानी 90 के बाद से ही, जब से पूरी दुनिया में WTO का विषय आया, उसमें ये आया था कि पूरे दुनिया में कृषि को अब व्यापार के दायरे में लाया जाएगा। तो उसमें पूरी दुनिया के कानून भी लगभग एक से बनने चाहिए। तो उस समय से ये दौर शुरू हुआ था और हर देशों ने अपने अपने देश के कानूनों में कुछ बदलाव किए थे, जिससे पूरी दुनिया में कृषि का व्यापार जो है, उसकी आवाजाही जो है, वो आसान बन सके। तो हमको वहां से समझना पड़ेगा। तो उसी समय से ये कानूनों में बदलाव की मांग हो रही थी। और आपको भी जानकारी होगी कि VP सिंह की गवर्नमेंट में भी एक भानु प्रताप जी की जो कमेटी थी, उसने की भी रिकमेंडेशन ये थी बदलाव के लिए, और सोमपाल जी का भी उसमें काफी अच्छा रोल था। वो भी इसमें लगे हुए थे कि किस तरह के कानूनों में बदलाव आना। उस समय की अवधारणा थी कि कानूनों में बदलाव आए और समय के साथ आता भी कानूनों में बदलाव। देखिए, देश आजाद हुआ, उसके बाद APMC मंडियों का निर्माण हुआ। हालांकि उससे पहले सर छोटू राम जी ने भी मंडियों की वो की थी शुरुआत, और आजादी के बाद तो फिर कानून ही बन गया APMC एक्ट 1955-56 के आसपास, और सभी राज्यों ने उसको अपने यहाँ लागू किया और किसान की सहूलियत के लिए उसको लागू किया गया। APMC मंडियों का निर्माण हुआ और उससे किसान को बहुत फायदा भी हुआ। लेकिन धीरे धीरे उन मंडियों में भी बहुत सारी विसंगतियां पैदा होती चली गई। अफसरशाही, व्यापारी, जिसको हम बिचौलिया कहते हैं, वो बिचौलिया और अफसरशाही, और जो राजनीतिक दल हैं, मैं यहाँ राजनीति से बिल्कुल हट के बात करूंगा, राजनीतिक दलों का भी जो कुछ लोगों का उसमें हस्तक्षेप हुआ और वो किसान की लूट का अड्डा बनते चले गए। अटल जी की सरकार में पहली बार ऐसा आया विषय कि भाई इन मंडियों में जो विसंगतियां हैं, इनको सुधार किया जाए। तो सुधार पेश किए गए, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि उन मंडियों में सुधार नहीं हो पाया। तो अब फिर एक ये समय आया है जब सरकार ने कहा कि मंडियों से बाहर भी खरीद बेच कर सकते हैं, मंडियां भी अपनी जगह रहेंगी, मंडियों को कोई उन पे पाबंदी नहीं है, वो अपना काम कर सकती हैं। और लेकिन किसानों को इसमें, राकेश जी, समझने की बात यह है कि किसानों को ये एक शंका है कि मंडियां बंद हो जाएंगी। तो मंडियां बंद हो जाएंगी क्योंकि बाहर जो व्यापारी हैं, चाहे वो मंडी के ही व्यापारी बाहर जाके खरीदेंगे, उनको कोई टैक्स में उनको छूट मिलेगी, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा, जबकि मंडियों में टैक्स होगा। तो इसमें राज्य सरकारों की जिम्मेवारी बढ़ जाएगी कि वो मंडी व्यवस्था को बनाए, क्योंकि कृषि जो है वो राज्यों का विषय है और APMC तो निश्चित रूप से राज्यों के राज्य उससे टैक्स वसूलता है, टैक्स लेता है। तो सरकारों का, राज्य सरकारों पर दबाव बन जाएगा कि वो मंडियों में सहूलियत ज्यादा बढ़ाए, उनके अंदर जो विसंगतियां हैं उनको सुधार लागू करे, जो अटल जी के समय से शुरू हुई थी उनके सुधार की। हो सकता है इस जो नया अभी कानून बना है उसके दबाव में उन मंडियों की व्यवस्था को भी सुधारने की पहल हो, और ये होनी भी चाहिए, क्योंकि लंबे समय से था। कंपटीशन जब भी देश में पैदा होगा, जब मान लो बाहर टैक्स, अगर बिना टैक्स के माल खरीदा जाता है, तो मंडियों के अंदर भी जो टैक्स है उसको हटाया जाए, किसानों को ज्यादा फैसिलिटी दे दी जाए। किसानों का, ये मंडी के जो आड़ती हैं वो ये तय करें कि भाई हम आपका माल खेत में से उठवा लेते हैं, आपके यहाँ जो लोग आके खरीद रहे हैं वो उनसे बेहतर सुविधा हम आपको देंगे, क्रेडिट फैसिलिटी देंगे, आपको एडवांस पैसा दे देंगे। तो अभी तक बहुत सारा, जैसे पंजाब के जो आड़तीए होते हैं वो किसानों को पैसा दे देते हैं एडवांस में। तो इस तरह से जो है, मुझे लगता है कि इससे सहूलियत होगी। हमको लेकिन बैठ के रास्ता निकालना चाहिए।
जी सिरोही जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, तो किसानों के मन में क्या शंकाएं आशंकाएं हैं, या कोई उनको भड़का रहा है या गुमराह कर रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसानों के मन में जो शंका है, एक तो जो मैंने आपको कहा कि उनको शंका है कि मंडियां बंद हो जाएंगी। मंडियां बंद, ये उनके मन में ये है कि जब बाहर के लोग आके सीधे खरीद बेच करेंगे, धीरे धीरे मंडियों में चूंकि टैक्स रहेगा, और टैक्स रहेगा तो विसंगतियां हो जाएंगी भाई, बाहर में और अंदर में हो जाएगा, तो धीरे धीरे मंडियां अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। तो ये बात लेकिन ठीक है, या एक तो देखिए एक जो राकेश जी, बात है। अगर मंडियों को बनाए रखना है, तो मंडियों के अंदर जो विसंगतियां थी उनको दूर करना पड़ेगा। राज्य सरकारों को उनके अंदर जो टैक्स 7-8% का लगता है, जहां जहां जो व्यवस्था है, उस टैक्स को वहां भी समाप्त करना चाहिए राज्य सरकारों नहीं, को। यूपी किसानों में तो को योगी ज्यादा सरकार ने सहूलियत देनी चाहिए। यूपी में तो योगी सरकार ने 1% कर दिया मंडी टैक्स अभी। और जी लेकिन जी जो जी, ऐसे बाकी बाकी राज्यों को भी करना पड़ेगा, और सबसे बड़ी तो उससे कंपटीशन बढ़ेगा। जी, सबसे बड़ी जो गलतफहमी है कि एमएसपी को लेकर बरगलाया जा रहा है, जबकि प्रधानमंत्री से लेके कई राज्यों के मुख्यमंत्री या कृषि मंत्री सबने कहा एमएसपी लागू रहेगी। एमएसपी पे खरीद भी पिछले साल से धान की बहुत 18-20% ज्यादा हुई। फिर क्यों ये शंका है? देखिए, ये जब आमने सामने, जैसे सरकार ने, हमारे माननीय कृषि मंत्री जी ने भी कहा कि हम बैठने के लिए तैयार हैं, और हमारा किसान संघ है उसकी भी अपने कुछ उस कानूनों में सुधार चाहते थे, हम लोगों ने भी सजेशन दिए हैं। तो जब आमने सामने बैठेंगे तो ऐसा है कि सरकार ना तो एकदम कोई एक बार में कानून ऐसा बना देगी कि वो बिल्कुल ही फूल प्रूफ हो, उसमें सुधार की कोई गुंजाइश ही ना बचे। तो ऐसा नहीं है, जब कानून बनता है तो उसमें जब कानून लागू होने के बाद जो बहुत सारी विकृतियां सामने आती हैं, तो उनमें लगातार सुधार भी होते हैं। तो और जब अगर सरकार पहले जो भी शंकाएं हैं, वो जी बैठ के संवाद के माध्यम से आमने सामने बैठ के ही उसको हम सुलझा सकते हैं। देखिए, ये सरकार, हमारी जो सरकार है, ये किसानों के वोट से ही बनी है। तो अपने को कोई गलतफहमी नहीं है कि किसान हमसे कोई दूर है या हम उनसे कोई दूर है। लेकिन थोड़ा सा इसमें हमसे एक चूक ये हुई कि शुरू में जिस ढंग से बातचीत का सिलसिला शुरू करना था, वो लॉकडाउन के चक्कर में वो नहीं उतना हम कर पाए, या सरकार नहीं कर पाई। अगर वो और बेहतर तरीके से हो सकता था तो उससे, तो इसलिए लोगों को ज्यादा शंका हुई कि ये चोरा चोरी लाए हैं कुछ मामला, इन जल्दी में लेके आए हैं, और इससे किसानों का सरकार नुकसान करना चाहती है। तो मैं राकेश जी आपको ये बताऊं, इस देश में एमएसपी कोई भी सरकार खत्म नहीं कर सकती। चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, किसी भी सरकार को, जो कि उसने अपना अनाज खरीदना है तो उसके लिए मूल्य तो निर्धारित करना ही पड़ेगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो उनको, किसानों को देना ही पड़ेगा। और ये किसान, एमएसपी कोई अभी नई चीज भी नहीं है। ऐसा नहीं कि ये 60 के दशक में शुरू हुई, उससे पहले नहीं थी। आपको मैं बताऊं कि 1870-75 के आसपास ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है कपास खरीद के किसानों से, और ब्रिटेन को यहाँ से भेजती थी कपड़ा बनाने के लिए। तो उस वक्त कपास का एमएसपी शुरू किया गया था। तो वो एमएसपी, अगर सरकार कोई भी यहाँ लोगों को जो अनाज बांटना है, जो दलहन बांटनी है, तिलहन बांटना है, तो वो सरकार किसानों से खरीदेगी तो उसी रेट पे खरीदेगी, उसके लिए रेट निर्धारित है। और एमएसपी, प्रधानमंत्री जी भी कह चुके हैं, पूरी सरकार ये बार बार कह चुकी है कि एमएसपी नहीं खत्म होगा, किसी सूरत में एमएसपी खत्म नहीं होगा। और मैं तो ये उससे आगे की बात कहता हूं कि परिस्थितियां ऐसी निर्माण होनी चाहिए किसी भी माध्यम से कि किसान की जो लागत है, चाहे वो सरकार खरीदे या सरकार से बाहर कोई भी खरीदे, उसको जो उसकी लागत है उसको उसके लाभकारी मूल्य मिलने ही चाहिए निश्चित रूप से। क्योंकि किसान, ये बहुत बड़ी आबादी है देश की, 60% लोग ऐसे हैं जो अपनी जीविका खुद से चलाते हैं, सरकार के ऊपर उनका कोई आश्रय नहीं है, सरकार का कोई पैसा खर्च नहीं होता उनको रोजगार देने में। सरकार तो केवल जो सब्सिडी देती है खाद पे और बाकी बिजली वगैरह पे थोड़ी बहुत, तो वही एक माध्यम है।
तो सरकार तो मैं समझता हूं कि एमएसपी भी खत्म नहीं होगी, और हमारी मांग मैं एक किसान होने के नाते भी, और हमेशा हम लोगों का एक ये धारणा रही है कि सरकार से निश्चित रूप से ऐसे कदम उठवाए जाएं, ऐसी परिस्थितियां निर्माण कराई जाएं, क्योंकि जिससे एमएसपी से ऊपर रेट किसान को किसी भी परिस्थिति से मिले, वो तभी मिल सकेगा जब हम उसके लिए रास्ते आसान बनाएंगे। वो रास्ते बहुत बनाने जरूरी हैं। अब जैसे ये जो एसेंशियल कमोडिटी वाला था, तो उसमें गोडाउन में लोग पहले एक लिमिट के अंदर माल रख सकते थे, उससे ज्यादा नहीं। अब हमारे पूरे देश में अगर मान लो गेहूं की फसल आई है, तो 10-11 करोड़ टन गेहूं जो है एकदम बाजारों में आता है। अगर गोडाउन की लिमिट हम बना के रखेंगे, उसको नहीं बढ़ाएंगे, तब लोग कैसे खरीदेगा? व्यापारी चाहे वो कॉर्पोरेट खरीदे, चाहे लोकल व्यापारी खरीदे, या जो भी खरीदने वाले लोग हैं, वो कैसे खरीद पाएंगे जब तक उनके गोडाउन की लिमिट नहीं होगी? तो सरकार ने वो हटाया। तो ये अच्छी बात है कि उनके गोडाउन की अगर लिमिट बढ़ाई है। अब उसमें एक बड़ी शंका राकेश जी ये है कि उपभोक्ता का शोषण होगा, और उपभोक्ता का, तो हमने भी सरकार से कहा था, कुछ हमारे बाकी लोगों ने भी, और ये कर सकते हैं इसमें एक सुझाव के नाते, कि जितने भी देश में माल हमारा गोदामों में रखने वाले लोग हैं, उनका एक पोर्टल बना दिया जाए, और पोर्टल में वो एंट्री हो जाए कि देश में कितना खाद्यान्न अभी उपलब्ध है गोडाउन के अंदर, कितना निकल रहा है, ताकि सरकार उसकी निगरानी रख सके। और एक रेट ऊपर जाने से उस पर कंट्रोल कर सके। सरकार ने इसके लिए मैकेनिज्म तैयार किया है, कि सरकार ने ये अधिकार अपने पास रखा है निश्चित रूप से, लेकिन इसको और अगर हम बेहतर कर सकते हैं तो ज्यादा अच्छा है। तो शंका की कहीं गुंजाइश नहीं बचेगी कि इस सहूलियत का दुरुपयोग कोई व्यापारी कर पाएगा। सिरोही जी, इस सारी बातों से एक चीज और उभर के आती है कि जो जी राकेश। एमएसपी का जो क्रियान्वयन है, धान और गेहूं की करीब 90% खरीद केवल पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी से हो जाती है, और पूरे जी देश में और भी किसान हैं और आंदोलन भी यही कर रहे हैं। तो एमएसपी पे जो सरकारी खरीद है, उसकी विसंगतियों को सुधारने की दिशा में कोई ठोस प्रयास, सुझाव? क्योंकि आप लोग भाजपा किसान मोर्चा के पदाधिकारी हैं, तो सरकार कभी इस पर विचार करती है कि एक छोटे से इलाके से पूरे देश के 90% अगर गेहूं धान खरीद दिया जाता है, तो पूरा देश उसी खाद्यान्न पर निर्भर है, फिर वही सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वही जाता है, तो बाकी देश के हिस्सों में किसानों को, जो धान गेहूं के किसान हैं, उनको कैसे लाभ पहुंचाया जाए? क्योंकि बिहार में तो लागू ही नहीं है एपीएमसी एक्ट, और इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए राकेश जी, गेहूं जब ये हरित क्रांति का दौर शुरू हुआ और देश में खाद्यान्न की कमी थी, तो हरित क्रांति का प्रभाव जिन गेहूं और धान की वैरायटियों को अपनाया, उसमें ज्यादा हमको पानी की आवश्यकता थी, ज्यादा उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता थी, क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा लेना था। तो इसलिए पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये कुछ बेल्ट ऐसी थी जिसमें पानी बहुतायत में था, और उसका इन इलाकों को गेहूं धान ज्यादा पैदा करने का नुकसान हुआ कि यहाँ का वाटर टेबल नीचे चला गया, यहाँ की मिट्टी की उर्वरा शक्ति आज बहुत घट गई है, सरकार को सॉइल हेल्थ कार्ड बनाना पड़ा है। तो इस इलाके ने पैदा किया है, और इस इलाके ने पूरे उसकी कीमत भी अदा की है। अगर उसको रेट मिला है, उसको एमएसपी, तो आज ये जो आंदोलन आप देख रहे हैं ना, क्योंकि किसान को एक गारंटी मिल गई कि मुझे इतने पे मैं ये पैदा करूंगा, और मुझे इतने में ये सरकार एमएसपी देके खरीद लेगी। तो सरकार किसानों को खतरा सबसे ज्यादा यही है कि वो चाहता है कि जो एमएसपी बना हुआ है वो किसी तरह से खत्म ना हो, प्रोक्योरमेंट यहां से खत्म ना हो। वो आंदोलन की बड़ी वजह भी यही है। इस शंका को जी सरकार और संगठन कैसे दूर करेगा? देखिए, ये बातचीत तो इस बार हरियाणा और पंजाब में भी पहले के
मुकाबले कोई कम खरीद नहीं हुई है इन कानूनों के बाद भी। अब बाकी देश की बात आती है कि बाकी देश में जो जो रीजन वाइज जो फसलें हैं उनकी भी खरीद हो, उनके लिए भी परिस्थिति ऐसी निर्माण की जाए कि अब जैसे मक्का है तो मक्का की जो लागत है कम से कम उसके लागत से नीचे ना आ जाए। उसके लिए हमको सेफ्टी मेजर लेने पड़ेंगे। सरकार ने किए भी हैं कि जो बाहर से हाईली सब्सिडाइज अनाज है, दलहन है, तिलहन है, क्योंकि विदेशों में इन सब मामलों में सब्सिडी बहुत है, खेती के ऊपर वहां बहुत सारी वो लोग सब्सिडी देते हैं और वो अपना सस्ता उत्पाद बाकी देशों में बेचते हैं उसको खपाने के लिए। क्योंकि हम लोगों की बहुत लोग हमारे देश में बहुत किसानों की जीविका खेती से जुड़ी है, उसके लिए उसको प्रोटेक्शन देना है। तो सरकार ने जो ये भी पीछे लगातार ये कोशिश की है कि जो एमएसपी हमारा है उससे नीचे रेट ना जाए, उसमें ड्यूटी बढ़ाने का भी प्रावधान रखा है। कई बार अधिकारियों से उसमें चूक होती है, निश्चित रूप से इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, उसको और कसने की आवश्यकता है कि हमारे लिए खेती जो है पूरी दुनिया के लिए व्यापार हो सकता है राकेश जी, हमारे लिए जीवन पद्धति है, जीवन रेखा है ये हमारी, इसको हम डिस्ट्रॉय नहीं होने देना चाहते और होनी भी नहीं चाहिए। और सरकार की भी इसके लिए प्रतिबद्ध है। जहां तक मैं जानता हूं कि प्रधानमंत्री लगातार इन बातों पे बहुत फोकस कर रहे हैं। जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन पक्ष है उसमें जो मशीनरी है उसको और दुरुस्त करने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता हूं कि वो कंप्लीट है, उसको और मजबूत करने की जरूरत है, उसके प्रशिक्षण की जरूरत है ताकि जो अंदर की विसंगतियां हैं वो दूर हो सकता है। नीति बनाना एक बात है, उसको इम्प्लीमेंटेशन करना, जमीन तक पहुंचाना, लोगों तक वैसे के वैसे पहुंचाना। तो हुई सरकार की बात जो सरकार को कर रहा है, लेकिन किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, जिस तरह से खालिस्तान समर्थक नारे लगाए जा रहे हैं, भिंडरावाले के नारे लगाए जा रहे हैं, जिंदाबाद के, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या किसानों के बीच कुछ गलत तत्व घुस गए हैं? राकेश जी, ये गलत तत्व, मैं तो टिकैत साहब के साथ 10 साल मैंने काम किया आंदोलन में, जी। और खूब बारीकी से देखा है। तो बहुत सारे ऐसे असामाजिक तत्व वो ऐसा मौका देख के घुस जाते हैं और उसमें कोई ऐसा वो नहीं है। किसान भी मुझे लगता है कि उस पर ध्यान रखेंगे कि ऐसे तो जो तत्व हैं उन पर नजर रखी जाए। और बहुत सारे लोग इस तरह के हो सकते हैं कि जो इस आंदोलन को या इन सब चीजों में घुस के सरकार और किसान के बीच में उपद्रव कराने का प्रयास करें। तो किसान भाइयों की भी ये एक जिम्मेवारी बन जाती है, क्योंकि आंदोलन में उनके आसपास जो लोग हैं उनकी वीडियो बना के रखना, ऐसे तत्वों को पहचानना कि जो सरकार और किसान, देखिए सरकार और किसान कोई दो नहीं है। सरकार बनी है तो किसान के वोट से बनी है, और किसान सरकार जो है सारे देश का जितना किसान है वो सरकार उसके प्रति जवाबदेह भी है। तो ये दोनों आपस में बैठेंगे, अगर गलतफहमियां हैं तो उसको दूर की जाएगी, निश्चित रूप से दूर की जाएगी। नरेंद्र तोमर जी कई बार इस बात को कह चुके हैं कि किसानों के साथ बैठा जाएगा, बातचीत की जाएगी। लैंड एक्विजिशन के समय पे भी हम लोग बैठे थे, बातचीत की थी। 65 किसान संगठन अरुण जेटली जी ने बिठाए थे अपने साथ और उसका समाधान निकला था। तो ऐसे इसका भी समाधान निकलेगा निश्चित रूप से, लेकिन हम लोगों को आपस में दूरियां नहीं बढ़ानी चाहिए। और जो असामाजिक तत्व इस तरह के किसान आंदोलन में घुस के और सरकार और किसानों के बीच में कोई विद्रोह कराना चाहते हैं, उनसे दोनों पक्षों को सजग रखना चाहिए। सरकार में जो लोग बैठे हैं या जो अधिकारी वर्ग है, जो एलआईयू है, इंटेलिजेंस है, उनको सबको ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह के तत्व पे थोड़ा विशेष नजर रखें और इस तरह से वातावरण खराब ना हो जाए। क्योंकि अगर हमने ये कहना शुरू किया कि भाई ये तो खालिस्तानी आ गए हैं, तो वो बात ठीक नहीं है। सारे खालिस्तानी नहीं आ सकते हैं, 2-4 लोग हो सकता है इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए भी कोई कार्य अपना इस तरह की हरकत कर सकते हैं। हमें सरकार और किसान दोनों को बहुत सामंजस्य के साथ, बहुत सौहार्द के साथ आपस में बैठना चाहिए और बैठ के इस मसले में जो गलतफहमियां वो दूर करनी चाहिए। और इस कानून के अंदर जो सरकार को किसान सुझाव देंगे, मुझे लगता है कि हमारी सरकार निश्चित रूप से उन सुझाव पे काम करेगी, उनको मानेगी और
किसानों का रास्ता आसान बनाने में अपना जो उसकी भूमिका होनी चाहिए उसको वो अदा करेगी। नरेश सिरोही जी, आपने अपना समय निकाला, हमारे साथ इंडिया नैरेटिव के साथ जुड़े और आपने किसान आंदोलन और उससे जुड़े सभी पहलुओं को विस्तार से जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि जब भी हमें आपके मार्गदर्शन और सुझाव की जरूरत होगी आप उपलब्ध होंगे। नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। आप भी लगातार इन सब विषयों पे बहुत गंभीरता से चिंतन करते हैं। आपका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।